ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 100। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे की पावर को देखकर फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हवा झुलसा देने वाली गर्म हो गई थी, लेकिन ये चिंगशेंग का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे उसे किसी बर्फीले नरक में फेंक दिया गया हो। उसने अभी अभी अपने साथी को सेकंड्स में राख बनते देखा था। जब युनचे की नजर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी तो उसने एक तीखी चीख मारी और एक डरे हुए कुत्ते की तरह भागा, बचने के लिए दीवार पर चढ़ने की बेताब कोशिश करने लगा। अब आगे। ये चिंगशेंग ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन युनचे के सामने उसका कोई चांस नहीं था। युनचे ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक इनविजिबल ठंडी हवा स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ी। ये चिंगशेंग की बॉडी एकदम से सख्त हो गई और वो नीचे गिर गया, और देखते ही देखते उसके ऊपर आइस की एक मोटी लेयर जम गई। ये देखकर गोंग युक्सियन तेजी से कहती है, इसे जिंदा रखना। ये चिंगशेंग की आइस से जमी हुई बॉडी उड़कर वापस आई और युनचे के पैरों में आ गिरी। युनचे ने अपना पैर पटका और आइस की लेयर को तोड़ दिया। अब वो फ्रोजन तो नहीं था, लेकिन बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से सप्रेस और लॉक हो चुकी थी। वो जमीन पर पड़ा था, न हिल पा रहा था और न ही ठीक से बोल पा रहा था। युनचे एक किक मारकर ये चिंगशेंग को कोने में फेंकता है और जल्दी से गोंग युक्सिन के पास जाता है, जिनकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। वो ग्रेट वे ऑफ द बुधा को सर्कुलेट करके उनके लिए नेचर की एनर्जी को गैदर करने लगता है। युनचे शांति से पूछता है, एसगार्ड मिस्ट्रेस, क्या आप इसे इसलिए जिंदा रखना चाहती थीं ताकि इससे इसके ओरिजिन के बारे में सवाल कर सकें? बाकी फ्रोजन क्लाउड डिसाइपल्स बस शॉक्ड होकर देख रहे थे। जिस इम्पॉसिबल सिचुएशन में वो महीनों से फंसे हुए थे, उसे युनचे ने कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दिया था। जो आदमी उनके लिए 3 साल से मरा हुआ था, वो ऐसी अनबिलीवेबल पावर के साथ वापस आया था कि उनके लिए लेजेंडरी माने जाने वाले एनिमीज को वो ऐसे मार रहा था जैसे वो कुछ भी ना हो। उन्हें इतना बड़ा शॉक लगा था कि वो चीयर भी नहीं कर पा रहे थे। ये सब उन्हें रियलिटी से ज्यादा एक सपने जैसा लग रहा था। गोंग युक्सिन धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को ये जानना ही होगा कि हम ये सब क्यों सह रहे हैं। कॉफ। उनके मुंह से थोड़ा सा ब्लैक ब्लड निकलता है। मुरोंग चेंगशुए और जुन लियंग की चिल्लाती हैं, मिस्ट्रेस। वो तेजी से अपनी प्रोफाउंड एनर्जी उनमें ट्रांसफर करने लगती हैं, जबकि युनचे अपना हाथ उनकी चेस्ट पर रखता है और नेचर के एसेंस को उनकी बॉडी में फ्लो होने देता है। युनचे कहता है, एसगार्ड मिस्ट्रेस, आप चिंता मत करिए, हम इसकी जड़ तक जरूर पहुंचेंगे। आप अभी बोलिए मत, बस अपने घाव ठीक कीजिए। गोंग युक्सियन अपना सिर नामे हिलाती हैं और कहती हैं, नहीं, कुछ बातें हैं जो मुझे अभी कहनी होंगी। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अर्जेंसी थी। युनचे का दिल डूब गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये मरने से पहले का वो पल है जहां वो अपनी आखिरी लाइफ फोर्स इस्तेमाल कर रही थी। गोंग युक्सियन पूछती हैं, युनचे, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी किस रेल्म पर है? युनचे जानता था कि यह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी। वो सीरियसली जवाब देता है, मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अभी एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 3रे लेवल पर है, लेकिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैं 3रे लेवल के नीचे के किसी भी मोनार्क से लड़ सकता हूं। यह सुनकर सभी डिसाइपल्स की सांसें अटक जाती हैं। उसकी पावर लेजेंडरी सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच चुकी थी, जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा प्लेन माना जाता था। गोंग युक्सियन का एक्सप्रेशन शांत था। वो पूछती हैं, तो क्या तुम अभी भी मानते हो कि तुम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के एक डिसाइपल हो? युनचे बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, मैं हमेशा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का डिसाइपल रहूंगा। वो अपनी हथेली पर एक आइस ब्लू फ्रॉस्ट क्रिस्टल दिखाता है। ये फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल मुझे ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस ने दिया था। मैंने इसे इतने सालों से अपने पास रखा है। गोंग युक्सियन की आवाज में थोड़ी सी ताकत आती है। वो उसकी ग्रोथ देखकर हैरान थी कि कैसे बिना प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के एक लड़का सिर्फ 6 साल में एक मोनार्क से लड़ने लायक बन गया। उन्हें याद आता है कि कैसे एक समय पर वो उसे युएचन और सिया किंगयू के साथ उसके रिलेशनशिप्स की वजह से सेक्ट के लिए एक बदकिस्मती मानती थीं। लेकिन अब उन्हें सीनियर मास्टर का डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा था, जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया था। वो कोई बदकिस्मती नहीं, बल्कि जन्नत से भेजा गया उनका सेवियर था। फेंग हनयुए और फंग हनसुए रोते हुए कहती हैं, मिस्ट्रेस, प्लीज अब मत बोलिए। गोंग युक्सियन अपना सिर ना में हिलाती है और डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, मेरी बात पूरी सुनो युनचे।
जब तुम फ्रोजन क्लाउड के डिसाइपल होने की अपनी आइडेंटिटी मानते हो तो क्या तुम मेरा कमांड सुनने के लिए तैयार हो? यूनचे हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, मैं एसगार्ड मिस्ट्रेस का कमांड जरूर सुनूंगा। गोंगयुक्शन की आवाज गंभीर हो जाती है। वो कमांड करती है, फ्रोजन क्लाउड के डिसाइपल यूनचे, घुटनों पर आओ और मेरा कमांड सुनो। यूनचे एक घुटने पर नीचे बैठ जाता है। गोंगयुक्शन की राइट हथेली खुलती है और उसके ऊपर एक छोटा सा डायमंड शेप्ड आइसिकल तैरने लगता है, जिसमें से एक शानदार ब्लू लाइट निकल रही थी। ये देखकर फ्रोजन क्लाउड की 7 फेरीज शॉक में हकलाने लगती हैं। गोंगयुक्शन एक्सप्लेन करती है, ये फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल है। इसमें हमारे एसगार्ड के सारे आर्ट्स, सीक्रेट्स और मेमोरीज हैं। ये एसगार्ड मिस्ट्रेस की आइडेंटिटी का सबूत है। अपने कांपते हुए हाथों से वो फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल को यूनचे के सामने रखती हैं। वो डिक्लेयर करती है, मैं अब ये फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल तुम्हें देती हूं। आज से तुम हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के नए एसगार्ड मास्टर होगे। गोंगयुक्सियन का अपने टाइटल को पास ऑन करने का यह अटेम्प्ट साफ साफ उनकी आखिरी इच्छा थी। बाकी डिसाइपल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुरोंग चेंगशुए अपना सिर ना में हिलाती है और कहती है, एसगार्ड मिस्ट्रेस, ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को आपकी जरूरत है। गोंगयुक्शन कमजोरी से मुस्कुराती है और समझाती है कि उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के चले जाने के बाद वो सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएंगी। वो बस इसलिए रुकी हुई थीं क्योंकि उनका मन शांत नहीं था। अब जब एसगार्ड सेफ है और एक काबिल सक्सेसर मिल गया है तो वो आखिरकार आराम से जा सकती हैं। वो सोचती हैं कि वैसे तो सिया किंग्यू असली सक्सेसर थी, लेकिन हालात ने सब कुछ इस मोड़ पर ला दिया और शायद ये जन्नत की ही मर्जी थी कि यूनचे लीड करे। गोंगयुक्शन कहती है, यूनचे, मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हारी पावर के साथ तुम किसी भी सेक्रेड ग्राउंड्स में बहुत ऊंची पोजीशन पा सकते हो, लेकिन इस तबाही के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो एक ऐसी पावर है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। वो उसके कपड़े पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में मिन्नतें थीं। गोंगयुक्शन जानती थी कि तबाही तो अब शुरू हुई है। अटैक के पीछे की फोर्सेस बहुत बड़ी थीं, शायद 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स में से कोई एक। उनकी आखिरी उम्मीद बस यूनचे था, जिसकी स्ट्रेंथ 22 साल की उम्र में ही सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म को छू चुकी थी। यूनचे समझ जाता है कि एक आदमी को एसगार्ड मास्टर बनाना एक मजबूरी भरा कदम था। वो सेक्ट के साथ अपने गहरे रिश्तों के बारे में सोचता है, सिया किंग्यू, चू युचान और वो आर्ट्स जो वो प्रैक्टिस करता था, उन सब के जरिए। वो जानता था कि वो इसे तबाह नहीं होने देगा। यूनचे डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, ठीक है। वो एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़कर फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल को अपने हाथ के पिछले हिस्से से टच करता है। वो आर्टिफैक्ट चमकता है और उसके हाथ में गायब हो जाता है। यूनचे कहता है, एसगार्ड मिस्ट्रेस, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पर किसी को भी हाथ नहीं उठाने दूंगा। गोंगयुक्सियन के उदास चेहरे की जगह अब एक अजीब सा सुकून ले लेता है। गोंगयुक्सियन धीरे से कहती है, अच्छा है, शुक्रिया। तुम्हारे ये कहने से मैं अब शांति से जा सकती हूं। उनकी आवाज उनकी आखिरी सांस के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सारे डिसाइपल्स दुख में चिल्लाते हैं, एसगार्ड मिस्ट्रेस। वो उनकी बॉडी के पास घुटनों पर बैठकर रोने लगते हैं। यूनचे खड़ा होता है और एक गहरी सांस लेता है। तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। फंक्शन हुई और गोंगयुक्शन की मौत से एसगार्ड की नींव हिल चुकी थी और उनका असली दुश्मन था आतंक फैलाने वाला सन मून डिवाइन हॉल। एसगार्ड मास्टर का टाइटल अब एक बहुत भारी बोझ था, लेकिन वो हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार था, जिसमें यह सिंहासन से सीधी टक्कर भी शामिल थी। यूनचे भारी आवाज में कहता है, एसगार्ड मिस्ट्रेस को आइस कॉफिन में आराम करने दो। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के साउथ ईस्ट में हन सिंगजाओ, जो डिवाइन फिनिक्स आर्मी का एक कमांडर था, उसने ब्लू विंड नेशन का वेस्टर्न रीजन अपने कब्जे में कर लिया था। वो मेन आर्मी की प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए था और उसे उम्मीद थी कि इंपीरियल सिटी जल्द ही गिरने वाली है। लेकिन आज साउंड ट्रांसमिशन के जरिए मेन आर्मी के कमांडर से कांटेक्ट करने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी थीं। कोई जवाब नहीं दे रहा था। शॉक में उसने डिवाइन फिनिक्स एम्परर फेंग हैंगकोंग को एक 10,000 माइल ट्रांसमिशन भेजा। नए ऑर्डर्स के तहत वो और 52nd एल्डर फेंग हैंगजियांग 50,000 सोल्जर्स के साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की तरफ तेजी से बढ़े। जैसे ही वो सिटी के पास पहुंचे, लड़ाई की आवाजों की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली।
उनके सामने की जमीन अजीब तरह से नीचे धंसी हुई और एकदम स्मूथ थी। वहां लड़ाई, बॉडीज या खून का कोई निशान तक नहीं था। फंग हेंगजंग नीचे उतरता है और हल्का सा फ्लेम ऑरा फील करता है। उसे एहसास हुआ कि यह बड़ा सा अजीब एरिया एक डिस्ट्रक्शन जोन है जो किसी ऐसी पावर ने बनाया है जो सोची भी नहीं जा सकती। यह पावर ब्लू विंड नेशन या उसकी अपनी आर्मी की पावर से भी बहुत ज्यादा थी। 7 लाख सोल्जर्स की मेन आर्मी गायब हो चुकी थी। एक डरावना ख्याल फंग हेंगजंग के दिमाग में आता है, लेकिन वो उसे नामुमकिन समझकर झटक देता है। हन सिंगजाओ शांति से पूछता है, 50 सेकंड एल्डर, अब हमें क्या करना चाहिए? फंग हेंगजंग अपने दांत पीसता है और ऑर्डर देता है, हम इंपीरियल सिटी जाकर खुद देखेंगे। सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करो और पूरी स्पीड से आगे बढ़ो। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में आसमान में अंधेरा हो चुका था और सिटी अभी भी हाई अलर्ट पर थी। कांग यूए चिंता में थी क्योंकि युनचे अभी तक फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से वापस नहीं आया था। एक सोल्जर दौड़ते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, योर मैजेस्टी, बुरी खबर है। कांग यूए खड़ी होती है और पूछती है, क्या डिवाइन फीनिक्स आर्मी आ गई? सोल्जर रिपोर्ट करता है कि नॉर्थ वेस्ट से लगभग 50,000 की एक आर्मी तेजी से आ रही है जो अब 15 किलोमीटर से भी कम दूर है। वो 20,000 फायर वॉर हॉर्सेस और 30,000 एरियल प्रोफाउंड बीस्ट्स पर सवार हैं। फेंग युनली गुस्से से चिल्लाता है, हमें इतना पास आने पर ही क्यों पता चला? सोल्जर समझाता है कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सेंट्रीज पहले से आगाह नहीं कर पाए। इतनी बड़ी संख्या सुनकर भी हॉल में मौजूद जनरल्स शांत रहते हैं। उनकी सिटी का एक गार्डियन था जिसने 1 लाख से भी बड़ी आर्मी को खत्म कर दिया था। 50,000 की सेना से घबराने की कोई बात नहीं थी। कांग यूए शांति से कहती है, लगता है वेस्टर्न आर्मी को कुछ गड़बड़ लगी और वो जांच करने आ गए हैं। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से साउथ वेस्ट का आसमान काला पड़ गया था, लगभग 20,000 एरियल प्रोफाउंड बीस्ट से, जिनमें से हर एक पर एक डिवाइन फीनिक्स सोल्जर सवार था। उनके नीचे उतने ही फायर वॉर हॉर्सेस दौड़ रहे थे जो बैटलफील्ड पर किसी बुरे सपने जैसी फोर्स लग रही थी। शाओयुन ठंडी सांस लेते हुए कहता है, कितना जबरदस्त नजारा है, ये तो कई लाख की आर्मी के बराबर है। नंबर 1 अंडर हेवन गुस्से में कहता है, ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपनी गिनती और स्पीड पर पूरा भरोसा है। कांग यूए, डोंगफंग स्यू और चिन वुशंग के साथ वहां पहुंचती है। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी, जबकि ब्लू विंड आर्मी ने एक डिफेंस लाइन बना ली थी और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। डोंगफंग स्यू चिंता से कहता है, योर मैजेस्टी, हमारी मिलिट्री इनके सामने नहीं टिक सकती। अगर युनचे वापस नहीं लौटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कांग यूए एक साउंड ट्रांसमिशन जेड पकड़े हुए धीरे से कहती है, मैंने अपने हस्बैंड से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसमिशन फेल हो गया। यह सुनकर शाओयुन घबरा जाता है, लेकिन नंबर 1 अंडर हेवन उसे शांत करते हुए कहता है कि शायद वहां कोई आइसोलेशन बैरियर होगा, यह किसी खतरे का साइन नहीं है। फिर वो शाओयुन को हमेशा युनचे पर डिपेंड रहने के लिए डांटता है और उसे अपनी नई वाइफ के लिए एक डिपेंडेबल आदमी बनने को कहता है। नंबर 7 अंडर हेवन अपने हस्बैंड के काइंड नेचर को डिफेंड करती है। जैसे जैसे डिवाइन फीनिक्स आर्मी पास आ रही थी, शहर पर एक भारी प्रेशर महसूस होने लगा। नंबर 1 अंडर हेवन अपने भाई बहनों को हिम्मत देता है, उन्हें उनकी टायरेंट प्रोफाउंड रियल्म स्ट्रेंथ की याद दिलाता है। वो अपना धनुष उठाता है, एक तबाहकुन हमला करने के लिए तैयार। ठीक उसी पल नंबर 7 अंडर हेवन जोर से चिल्लाती है, देखो वो क्या है? साउथ के आसमान में एक छोटा सा चमकता हुआ गोल्ड डॉट दिखा। वो इतनी तेजी से बड़ा हुआ कि देखते ही देखते एक विशाल गोल्डन प्रोफाउंड आर्क में बदल गया जो 300 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। शहर के पास आते ही उसकी स्पीड कम हो गई और उसके आने से हवा में एक तेज हलचल मच गई। नंबर 1 अंडर हेवन हैरानी से कहता है, वो एक प्रोफाउंड आर्क है। वो उसकी स्पीड से स्टंट था, जो उसके अपने फैमिली के सबसे पावरफुल जहाज से भी बहुत ज्यादा थी। वो समझ गया कि इसका मालिक कोई बहुत ही पावरफुल इंसान होगा। डिवाइन फीनिक्स आर्मी भी रुक गई, उनके सोल्जर्स शॉक में उसको देख रहे थे। हन सिंगजाओ सोचते हुए पूछता है, क्या ये एक प्रोफाउंड आर्क हो सकता है? तभी उसकी नजर अपने सुपीरियर के चेहरे पर पड़ती है, जो अजीब तरह से ट्विच कर रहा था। 50 सेकंड एल्डर, क्या हुआ? फंग हेंगजांग के होंठ कांप रहे थे और फिर आखिरकार उसके मुंह से आवाज निकली, हेवनली सेक्रेड प्रोफाउंड आर्क। वो कांपती हुई आवाज में बताता है कि यह सेंट एम्परर का एक्सक्लूसिव आर्क है, जो एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के सुप्रीम रूलर हैं और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर नंबर 1 एग्जिस्टेंस हैं। हन सिंगजाओ यह सुनकर डर जाता है।
फंग हेंगजांग कंफर्म करता है कि वो गलत नहीं है, उसने इसे पहले भी एक बार देखा है, और बताता है कि सेंट एम्परर इसे कभी किसी को उधार नहीं देते। इसके आने का मतलब है कि सेंट एम्परर खुद यहां आए हैं। आर्क का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई फिगर साफ दिखे, एक बहुत ही डरावना और भयानक ऑरा डिवाइन फीनिक्स फोर्सेस पर लॉक हो गया, जिसने उन्हें उनकी जगह पर फ्रीज कर दिया। एक लंबा विशाल फिगर फटे हुए ग्रे शर्ट में धीरे धीरे नीचे उड़कर आया। उसका ऑरा वो नहीं था जो दोनों कमांडर्स को डरा रहा था, बल्कि उससे निकलने वाला गुस्सा और मारने की इच्छा थी, जैसे जहन्नुम से निकला हुआ मैग्मा हो। नंबर 1, अंडर हेवन चिल्लाता है, उस आदमी का ऑरा कितना डरावना है। उसने पहचान लिया कि यह एक मोनार्क की पावर है, एक ऐसा मोनार्क जिसका गुस्से भरा ऑरा युनचे से कम नहीं था। कांग युए ने पहले ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। कुछ देर बाद वो चिल्लाती है, युआन, युआनबा, ये युआनबा है। भले ही उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा विशाल हो गई थी और उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसने उसे उस फटे हुए ग्रे शर्ट से पहचान लिया जो उसने 5 साल पहले उसके लिए बनाया था। दोंगफंग शू और चिनवुशंग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो इस डरावने मोनार्क को उस कमजोर बिना टैलेंट वाले लड़के से जोड़ ही नहीं पा रहे थे जिसे वो कभी जानते थे। फेंग हेंगजंग अपनी सांस रोककर पूछता है, कौन हो तुम? शायुअनबा धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी शैतानी निगाहें डिवाइन फीनिक्स आर्मी पर टिक जाती हैं। वो कहता है, तुम्हें जहन्नुम भेजने वाला इंसान। उसकी बैक स्टोरी बदले की थी। 3 साल पहले युनचे की मौत की खबर सुनने के बाद वो अपनी रगों में बहती पावर को जगाने के लिए सिक्लूजन में चला गया था। जब वो बाहर निकला तो उसे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर द्वारा अपने होमलैंड पर हमले की खबर मिली। बेपनाह गुस्से से भरा वो हेवनली सेक्रेड प्रोफाउंड आर्क में पूरे कॉन्टिनेंट में दौड़ता हुआ आया और अपनी आंखों से तबाही देखी। अब अपने शहर के सामने दुश्मन की आर्मी देखकर उसके गुस्से को उसका टारगेट मिल गया था। शायुअनबा का हाथ सूजकर एक इंसान की बॉडी जितना मोटा हो गया। फंग हेंगजांग की आवाज डर से कांपने लगती है, रुको, एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के सीनियर, हम डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लोग हैं, क्या कोई गलतफहमी हुई है? शायुअनबा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने दांत पीसता है। वो चिल्लाता है, मैं जिन्हें मार रहा हूं वो तुम डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के जानवर ही हो। उसने अपना गुस्से से सूजा हुआ हाथ घुमाया। एक झुलसा देने वाली गोल्डन लाइट ने पलक झपकते ही पूरी डिवाइन फीनिक्स आर्मी को कवर कर लिया। जमीन कांप उठी और स्पेस खुद हजारों ब्लैक होल्स में टूट गया जो हर चीज को फाड़ और निगल रहे थे। एक ही पल में हर सोल्जर और बीस्ट, यहां तक कि ओवरलॉर्ड फेंग हेंगजांग भी बेरहमी से टुकड़े टुकड़े होकर धूल में मिल गया। वो घनघोर आवाज खत्म हुई और उसकी जगह एकदम मौत जैसी शांति ने ले ली। डिवाइन फीनिक्स आर्मी और उनके प्रोफाउंड बीस्ट्स गायब हो चुके थे। पीछे बस स्पेस में मिटती हुई दरारें रह गई थीं। उस दिन दूसरी बार एक बड़ी हमलावर सेना एक पल में तबाह कर दी गई थी। इस बार इसके पीछे युनचे नहीं था, लेकिन उसकी पावर और गुस्सा उतना ही डरावना था। नंबर 1, अंडर हेवन का दिल शौक से भर गया था, लेकिन अब वो घबरा नहीं रहा था। वो समझ गया था कि उस विशाल आदमी ने जानबूझकर ब्लास्ट को कंट्रोल किया था ताकि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को कोई नुकसान न हो। नंबर 1 अंडर हेवन कांग युए से पूछता है, आप युएनबा चिल्लाई थी, क्या यह उसका नाम है? क्या आप उसे जानती हैं? कांग युए भावुक होकर जवाब देती है, उसका नाम शायुअनबा है। वो मेरे हस्बैंड का जूनियर ब्रदर और रिश्तेदार है। नंबर 1 अंडर हेवन और शाओयुन ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि वो विशाल आदमी युनचे से 1 साल से भी ज्यादा छोटा था। हवा में शायुअनबा का गुस्सा शांत हो जाता है। वो मुड़ता है और कांग युए और चिनवुशंग की तरफ उड़कर जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शायुअनबा धीमी आवाज में कहता है, सीनियर सिस्टर ज़्वेरुओ, पैलेस चीफ चेन। उन्हें सेफ देखकर उसके दिल को सबसे बड़ा सुकून मिलता है। सीन शिफ्ट होता है। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में फेंग हेंगकॉन्ग के अंदर गहराई से एक हल्की सी टूटने की आवाज गूंजती है। एक गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है कि 52nd एल्डर का सोल क्रिस्टल टूट गया है और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फंग हेंगकॉन्ग के चेहरे पर एक काली बदली छा जाती है जब उसे एहसास होता है कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी वाली सिचुएशन फिर से रिपीट हुई है। वो पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था। उसे कुछ नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है। सीन चेंज होता है फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में। युनचे सभी औरतों को फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट ग्राउंड्स में ले जाता है, जहां वे फेंग चेन हुई और गोंग युक्सियान के आइस कॉफिन्स को आराम से रखते हैं। 2 घंटे तक घुटनों पर बैठे रहने के बाद युनचे एक हल्की सी आह भरता है।
युनचे कहता है, चलो यहां से चलते हैं और मिस्ट्रेस गोंग को शांति से सोने देते हैं। बाहर आसमान में अंधेरा था। युनचे को नहीं पता था कि सीक्रेट ग्राउंड्स साउंड ट्रांसमिशंस को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए उसे इंपीरियल सिटी से कोई खबर नहीं मिली थी। फ्रोजन क्लाउड की सभी औरतें घुटनों पर झुकती हैं और उसे एसगार्ड मास्टर कहकर ग्रीट करती हैं। युनचे जल्दी से कहता है, उठ जाइए, आप लोगों को मुझे ऐसी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मुरोंग चंगशुए सच्चे मन से जवाब देती है, एसगार्ड मास्टर, आपने हम सब की जान बचाई है, हम आपके ही ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। वो डिसाइपल्स जो कभी एक मेल मेंबर को देखकर हैरान थे, अब उसे एक्सेप्ट कर चुके थे और उन्हें बचाने और उसकी जबरदस्त पावर देखने के बाद उस पर एक तरह का आश्रय महसूस कर रहे थे। युनचे अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सब जल्दी से उठ जाओ, इसे एसगार्ड मास्टर के तौर पर मेरा पहला कमांड समझो। फिर वो समझाता है कि वो सिर्फ एक टेम्पोरेरी मास्टर है और सिया किंग्यू के लौटने पर यह टाइटल उसे दे देगा। वो सेक्ट को अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करने का अपना वादा दोहराता है। फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल से मिली मेमोरीज से उसे पता था कि सिया किंग्यू एक एस्केप फॉर्मेशन के जरिए किसी रैंडम जगह भेज दी गई थी। उसे यह भी पता चला कि ये चिंगशेंग के ग्रुप ने असगार्ड पर खास तौर पर उसी के लिए अटैक किया था जिसने उसे कंफ्यूज और हाई अलर्ट पर कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सन मून डिवाइन हॉल सिया किंग्यू जैसे किसी इंसान को क्यों टारगेट करेगा जो अपने घर से मुश्किल से ही कभी बाहर निकली थी। मुरोंग चंगशुए धीमी आवाज में पूछती है, एसगार्ड मास्टर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सबकी निगाहें उस नौजवान पर टिक गईं जो अब उनका सहारा बन चुका था। युनचे एक गहरी सांस लेता है और कहता है, सबसे पहले हम इस कमीने से पूछताछ करेंगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काले कपड़ों वाला आदमी ये चिंगशेंग उसके पैरों पर खींचकर लाया गया। अपाहिज और ठंड से कांपता हुआ यह चिंगशेंग डर से थरथरा रहा था। बिना कोई वक्त बर्बाद किए युनचे ने सोल सर्च के लिए अपना प्रोफाउंड हैंडल इस्तेमाल किया। युनचे ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, तेरा नाम क्या है? यह चिंगशेंग की आवाज कांप रही थी। ये चिंग शेंग। युनचे की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो जल्दी से पूछता है, क्या तेरा सेक्ट सन मून डिवाइन हॉल है? यह चिंगशेंग ने एक रोबोट की तरह हाँ में सिर हिलाया। यह सुनकर सभी डिसाइपल्स शॉक में आ जाती हैं। यह नाम उन मिथिकल 4 ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड्स में से एक का था, एक ऐसी पावर जिसके साथ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका कोई इंटरैक्शन होगा। युनचे अपने सवाल जारी रखता है, तुम्हें यहां किसने भेजा है? ये यंग मास्टर, ये सिंघन थे। युनचे ने पूछा, और उसने तुम्हें सिया किंग्यू को पकड़ने भेजा था? हां, हमें यह सुनिश्चित करना था कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। युनचे की आवाज सख्त हो गई। उसने आगे पूछा, क्यों? उसकी क्या चाल है? यह चिंगशेंग ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। युनचे को पता चलता है कि यह सिंघान ने सिया किंग्यू को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के एक एल्डर से सुना था। यह चिंगशेंग को नहीं पता था कि वो कौन सा एल्डर था। फ्रस्ट्रेटेड होकर युनचे का सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपना एक पैर ये चिंगशेंग की छाती पर रखता है और दोनों हथेलियां उसके सिर पर दबाता है। जबरदस्ती उसकी सारी मेमोरीज निकालने लगता है। कुछ ही सांसों में युनचे उसे छोड़ देता है और उसका खुद का चेहरा गंभीर हो चुका था। ये चिंगशेंग की यादों से युनचे ने कंफर्म कर लिया था कि किडनैपिंग का ऑर्डर अकेले ये सिंघान ने ही दिया था और इस बात को उसने अपने बाप डिवाइन हॉल मास्टर से भी छुपा रखा था। ये सिंघन सिया किंग्यू को बहुत वैल्यू करता था, भले ही उसने उसे कभी देखा ना हो। उसके बारे में इंफॉर्मेशन माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के एक एल्डर से आई थी। तभी युनचे के दिमाग में एक नाम चमका, लिंकुन। युनचे ने जैस्मिन से पूछा, तुमने पहले कहा था कि कोई सिया किंग्यू की 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी को नोटिस कर सकता है। तुम्हें लगता है यह सिंघन उसे इसी वजह से चाहता है? जैस्मिन ने बेपरवाही से पूछा, तो तुम सोचते हो कि लिंकुन ने उसकी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन को पहचान लिया? युनचे ने हां में सिर हिलाया और अपना रीजन समझाया। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन लिंकुन ने सिया किंग्यू को 5 साल पहले ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में देखा था। वहां उसने अपने रियल्म से कहीं ज्यादा पावर दिखाई थी, जो कि 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी का एक खास साइन है। युनचे ने सोचा, लिंकुन बहुत चालाक और नॉलेजेबल है। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि उसने इसे पहचान लिया हो। यादों से यह भी पता चला कि लिंकुन सोर्ड मास्टर के लिए एक बहुत ट्रस्टेड थिंक टैंक था, भले ही उसका कल्टीवेशन लेवल कम था। जैस्मिन ने हल्के से पूछा, अगर लिंकुन को पता चल गया था तो उसने उसे माइटी हेवनली सोर्ड रीजन में रखने की बजाय सन मून डिवाइन हॉल को क्यों दे दिया?
युनचे ने धीमी आवाज में कहा, सिंपल है। उसे यह सिंहान को देकर, जो अपने हेरेटिक ड्यूअल कल्टीवेशन आर्ट्स के लिए बदनाम है, लिंकुन उस इंफॉर्मेशन के बदले एक बहुत बड़ा पर्सनल रिवॉर्ड ले सकता था जो उसे अपने सेक्ट से कभी नहीं मिलता। युनचे की थियरी यह थी कि लिंकुन ने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ये सिंहान के साथ एक सौदा करने के लिए किया था जो अब आधे साल पहले ही फाइनल हुआ था। उसने अपने दिमाग में लिंकुन को एक खतरनाक इंसान के रूप में मार्क कर लिया। उन यादों से एक हैरान कर देने वाला फैक्ट और सामने आया। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का फीनिक्स गॉड मरा नहीं था, बल्कि 3 साल पहले वापस आ गया था। युनचे को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी राज हो, डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। सन मून डिवाइन हॉल। वो क्यों? मुरोंग चंगशुए का चेहरा पीला पड़ गया था। एक सेक्रेड ग्राउंड का नाम सुनते ही एक भारी और दम घोंटने वाला प्रेशर महसूस हो रहा था। चू युएली की आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। यह कैसे हो सकता है? युनचे ने शांति से डिसाइपल्स को समझाया, तुम्हारी नफरत उनके लिए बहुत गहरी है। क्योंकि वो फेल हुए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, वो इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें उनके साए में जिंदा रहना है तो सिर्फ 2 रास्ते हैं। उसने धीरे से अपनी बात जारी रखी। पहला, हम स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस को खाली कर दें। यह जगह अब सेफ नहीं है। डिसाइपल्स ने अपने 1000 साल पुराने घर की तरफ देखा। उनकी आंखें कांप रही थीं। मुरोंग चेंगशु ने आह भरते हुए कहा कि यहां से जाने का मतलब होगा कि उनका सेक्ट सिर्फ नाम का रह जाएगा, क्योंकि उनका इतिहास, विरासत और यहां तक कि उनके पुरखों के शरीर भी यहीं हैं। मुलनयी ने उम्मीद से पूछा, असगार्ड मास्टर, दूसरा रास्ता क्या है? युनचे का एक्सप्रेशन सीरियस था। उसने कहा, दूसरा रास्ता है सन मून डिवाइन हॉल का सामना करना, अपनी ताकत से इस जगह की रक्षा करना और एक दिन उनसे खून का बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एक लंबी, हैरान कर देने वाली शांति छा गई। एक सेक्रेड ग्राउंड के खिलाफ जाना सोच से भी परे था। फेंग हन्युए ने डरते हुए कहा, लेकिन युनचे ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई लेकिन नहीं, यह कोई बेवकूफी वाली फैंटेसी नहीं है। सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। यह सिंहान ने यह काम छुपकर किया था और वो अपनी नाकामी को छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। वो अपने सेक्ट की पूरी ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसने उन सब की तरफ सीरियस आंखों से देखा और ऐलान किया, अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सब आधे साल में एम्परर प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंच जाओगी। उसने आगे कहा, और तुम 6 जो पहले से ही थ्रोन्स हो, तुम सब ओवरलॉर्ड्स बन जाओगी। डिसाइपल्स अभी भी शॉक में थीं। उनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए थे। जो युनचे ने अभी कहा था वो सन मून डिवाइन हॉल से बदला लेने की बात से भी 1000 गुना ज्यादा अजीब और नामुमकिन लग रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हुई, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की थकी हारी लेडीज चली गईं। युनचे का वादा उन्हें कुछ ही महीनों में थ्रोन्स और ओवरलॉर्ड्स बनाने का उनके दिमाग में गूंज रहा था। यह एक परिखटा जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो विश्वास था उसके कारण वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थीं। युनचे ने नोटिस किया कि साउंड ट्रांसमिशन जेड अभी भी शांत था, जो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसकी नजर बेहोश पड़े ये चिंगशंग पर पड़ी। उसे मारने के लिए उसने एक गोल्डन क्रो फ्लेम बुलाई। जैस्मिन चिल्लाई, रुको! युनचे ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूछा, क्या हुआ? क्या यह अभी भी काम का है? जैस्मिन ने समझाया कि दोनों आदमियों पर यह सिंहन ने एक सोल इम्प्रिंट लगाया हुआ है। उनके मरने पर उनकी आखिरी यादें सीधे उस तक पहुंच जाती हैं। युनचे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परेशान होकर कहा, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? जैस्मिन ने तंज कसा, तुम लापरवाही कर रहे थे। पहले वाले को मारकर तुमने सिर्फ यह सिंहन को अलर्ट किया कि तुम जिंदा हो, लेकिन अगर तुम अब इसे मारोगे तो यह सिंहन तुम्हारे प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च इस्तेमाल करने की मेमोरी देख लेगा। उसके पास तुम्हें एक डीमन साबित करने का सबूत मिल जाएगा और तुम्हें वापस इल्यूजरी डीमन रियल्म भागना पड़ेगा। यह चेतावनी सुनकर युनचे को एक झटका लगा। वो समझ गया कि ऐसे इल्जाम से उससे जुड़ी हर चीज और हर इंसान खतरे में पड़ जाएगा। जस्मिन ने ठंडी आवाज में कहा, इसे मारने से पहले अपने प्रोफाउंड हैंडल का इस्तेमाल करके इसका सोल इम्प्रिंट मिटा दो। युनचे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका प्रोफाउंड हैंडल बाहर निकला, जिसने यह चिंगशंग की सोल से सारे इम्प्रिंट्स और यादें मिटा दी। फिर उसने गोल्डन क्रो फ्लेम से उसकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अभी अभी डिसाइपल से कहा था कि उनके पास वक्त है, लेकिन अब वो जानता था कि यह सिंहन
जो उसके जिंदा होने के बारे में जान चुका है और जिसके दिल में अब उसके लिए गहरी नफरत है, बहुत बड़ी ताकत के साथ उसके पीछे आएगा। जैस्मिन ने साफ आवाज में कहा, लगता है तुम्हारी तरफ बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। तुम्हें इन औरतों के साथ प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में भाग जाना चाहिए। युनचे ने आहें भरी और समझाया कि ये औरतें अपना पुरखों का घर नहीं छोड़ना चाहती। उसने आगे कहा कि अगर वो भाग गया तो ये सिंहान का अगला निशाना ब्लू विंड इंपीरियल सिटी होगा और वो उस घर को तबाह कर देगा जिसे बचाने के लिए उसकी पत्नी ने इतनी मेहनत की थी। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं था। जैस्मिन ने लिटिल डीमन एम्प्रेस को लाने का सुझाव दिया, जिसकी ताकत 4 ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड्स को भी कुचल सकती थी। युनचे ने बिना सोचे समझे ना में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। उसने समझाया कि सेक्रेट ग्राउंड्स के लिए उसकी नफरत और उसका गुस्से वाला नेचर बेकाबू तबाही मचा देगा। इसके अलावा अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने से उसकी पहले से ही कम जिंदगी और छोटी हो जाएगी। एक मर्द होने के नाते उसने उसके पीछे छिपने से इनकार कर दिया। जैस्मिन ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, तो अब क्या तुम उनके साथ मरने को तैयार हो? युनचे ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे पास अभी भी कम से कम 12 घंटे हैं प्लान सोचने के लिए। उसने समझाया कि यह चिंगशंग की यादों के हिसाब से सन मून डिवाइन हॉल से सबसे तेज प्रोफाउंड आर्क को यहां आने में उतना ही वक्त लगेगा। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।